दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमारे 4 जो वीडियो है ये तो अपलोड हो चुके हैं। आज हम 5वां वीडियो पढ़ेंगे। 5वें वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र की बात करें तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पारिस्थितिकी दक्षता की। जब हमारे निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर को जब स्थानांतरित ऊर्जा की प्रतिशतता मात्रा निकालते हैं तो इसे हम पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं। अर्थात जब निम्न स्तर है, ये हमारा ये कोई निम्न स्तर है, इससे क्या है, ऊर्जा कहाँ जा रही है, उच्च स्तर में। ठीक है, तो जब इसकी प्रतिशत मात्रा की दक्षता निकालेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिक दक्षता कहेंगे। तो इसका सूत्र भी एक सूत्र क्या है, तो सूत्र हमारा है पारिस्थितिक दक्षता निकालने का सूत्र क्या है कि पोषण स्तर की ऊर्जा प्लस इससे पहले जिसको उसने खाया उस पोषण स्तर की क्या ऊर्जा थी, उसको हम भाग लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी पारिस्थितिकी दक्षता आ जाएगी। अब एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी निके, जिसको नीचे भी कह सकते हैं, निके भी कह सकते हैं। तो निके किसे कहते हैं, किसी समुदाय या इकोसिस्टम में किसी जाति की क्रियात्मक जो भूमिका होती है उसे क्रियात्मक निके कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी जाति का क्रियात्मक पता या जाति का व्यवसाय भी कह सकते हैं। यह किसी भी जाति के जीवित रहने, स्वस्थ रहने और प्रजनन करने के लिए जो जैविक, भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं, इन सब का वर्णन किसमें किया जाता है, पारिस्थितिक निके में। प्रत्येक जाति का निके अलग अलग होता है, अर्थात किन्हीं भी दो जातियों के निके पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। जीव के संरक्षण में निके की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है और निके शब्द किसने दिया था, ग्रीनेल। अब बात करें निके की, तो निके कितने प्रकार के हो सकते हैं, निके बहुत सारे होते सकते हैं। आवास निके, भोजन निके, प्रजनन निके, भौतिक और रासायनिक निके। तो आप ये देख सकते हैं कैसे होता निके। जैसे शेर की बात करते हैं, किसकी, शेर की। अब शेर क्या है, एक ये वाला एरिया है, यहाँ क्या है, सोता है। क्या, ये वाला एरिया है, यहाँ पे सोता है। लेकिन जब वो खाना खाने जाएगा तो इस वाले एरिया में जाएगा। क्या, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए इस वाले एरिया में जाएगा। ठीक है, जब वह कुछ और करेगा तो इस वाले एरिया में भी जा सकता है। तो अर्थात जब शेर क्या कार्य करता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसकी जगह बदल जाती है, जिसमें क्या होती है, उसकी जगह बदल जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, वो उसके निके कहलाएंगे। और जैसे एक शेर है, अब दूसरा शेर है, दूसरा शेर हो सकता है इस क्षेत्र में ना खाना खाए, वो इस क्षेत्र में खाना खाए, हो सकता है वो इस क्षेत्र में सोए। तो सबके निके अलग अलग हो सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर बात करें हम इकोटोन की। इकोटोन किसे कहेंगे, दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों ही समुदायों की जातियां पाई जाती है। इस जोन में जैव विविधता और जैव घनत्व सबसे ज्यादा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन की हम बात करें तो जैसे ये हमारा स्थल है, क्या ये हमारा स्थलीय भाग है, ये हमारा जलीय भाग है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या, ये तो स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। लेकिन ये बीच का क्षेत्र है जिसमें जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन कहते हैं। जैसे इसको क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। भाई इसके अंदर ये तो आपने देख लिया इकोटोन की कि यहाँ तो क्या है, हमारे इकोसिस्टम नंबर 1 मतलब स्थलीय, इकोसिस्टम नंबर 2 मतलब जलीय जीव रहते हैं, और ये हमारे इकोटोन वाले एरिया जहाँ ये मेंढक तो कछुए ये है। तो यहाँ पे क्या, जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हम देख लें इकोटोन की, टोन वेटोन इकोटोन। फिर बात करेंगे हमारे किनारा प्रभाव, ये एज इफेक्ट किसे कहते हैं, एज इफेक्ट या किनारा प्रभाव किसे कहते हैं। कुछ जातियां समुदाय के किनारों पर पाई जाती हैं, कुछ जातियां क्या होती है, समुदाय के किनारों पर पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, एज स्पीसीज कहते हैं। अर्थात इस परिघटना को एज इफेक्ट भी कहते हैं। कि जैसे ये एक वुडलैंड है, ये एक वुडलैंड है, ये ओपन कॉरिडोर है, ये क्या है, एक ओपन कॉरिडोर है, यहाँ पे खुला रास्ता है। तो एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये किनारों की जो जातियां हैं ये क्या कहलाती है, हमारी एज इफेक्ट कहलाएगी। फिर आगे हम बात करेंगे भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्रों की। चक्रों की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के अतिरिक्त विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। जितने पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है।
और ये पदार्थ क्या पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ये पदार्थ क्या चक्रण के रूप में सतत बने रहते हैं, अर्थात चक्र के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं। सजीवों और उनके अजैविक पर्यावरण के बीच में पदार्थों की चक्रण के द्वारा पदार्थों का क्या सतत विनिमय होता रहता है। और ये चक्र क्या है, क्या कहलाते हैं, पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। मतलब कि जैसे किसी भी जीव ने जैसे कार्बन लिया, इनटेक किया, फिर वो शरीर में जाएगा, फिर वो व्यक्ति मर जाएगा, फिर जमीन में जाएगा, जमीन से वापस पेड़ पौधे अवशोषित करेंगे, पेड़ पौधों को उससे वापस वो जीव ले लेगा। इस तरह एक चक्र बन जाता है प्रत्येक तत्वों का। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। आगे हम इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। चक्रों की बात करें तो चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं गैसीय चक्र, एक होते हैं हमारे अवसादी चक्र। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे गैसीय चक्र होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, अवसादी चक्र। गैसीय चक्रों की बात करते हैं, ये इन सभी गैसों का मुख्य भंडार और स्रोत क्या होता है, वायुमंडल और जलमंडल। जैसे हमारे कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र होते हैं। फिर हमारे दूसरे होते हैं अवसादी चक्र। अवसादी चक्र में सभी गैसों का मुख्य भंडार स्रोत क्या होता है, स्थलमंडल होता है। जैसे हमारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस के चक्र होते हैं। तो गैसीय चक्र में तो हमारे वायुमंडल भी हो सकता है, जलमंडल भी हो सकता है। वैसे अवसादी चक्रों में क्या होता है, केवल स्थलमंडल होता है, जैसे हमारे कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस। अब हम एक एक करके इन चक्रों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कार्बन चक्र। कौन सा आता है, कार्बन चक्र। हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण के लिए कार्बन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण के लिए क्या होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम क्या किसको पढ़ रहे हैं, कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र में क्या होता है, सनलाइट है। सनलाइट में क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इनको ये भेड़ दिख रहा है, भेड़ क्या करता है, इसको खा लेता है। खाने के बाद आगे जाते हैं ये भेड़ मर जाता है। मरने के बाद ये सारे के सारे जो इसके कंपोनेंट है ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज हो जाते हैं, पेड़ भी हो सकता है मर जाए तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या है, ये यहाँ से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। या फिर ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनको फैक्ट्री के अंदर काम में ले लें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ऐसे बहुत सारे तरीके, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है, श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कार्बन का एक चक्र बन जाता है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। हम एक ही चित्र में हम सभी चीजें नहीं समझा सकते हैं, बाकी इस स्रोतों को देखेंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन के स्रोत क्या होते हैं, कुल वैश्विक कार्बन का 71% कार्बन समुद्र में घुलित रूप में पाया जाता है। समुद्र में क्या घुला हुआ रहता है। वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। चट्टानों में कार्बोनेट और ग्रेफाइट के रूप में होता है। हमारे जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, इन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें परिवर्तित कर देती है, कार्बनिक पदार्थों में। पादपों में जंतुओं पादपों से जंतुओं में तथा पर्यावरण में कार्बन का चक्र इस तरह चलता रहता है। तो हमने इस तरह कार्बन चक्र की बात कर ली। कार्बन चक्र के बाद आता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। अमीनो अम्लों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अमीनो अम्लों से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन क्या होता है, जीवों के जो निर्माण की इकाई क्या कहलाती है, हमारी प्रोटीन होती है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ये नाइट्रेट में बदल दी जाती है। हमें जानते हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है उसको कोई भी सीधा उपयोग नहीं कर सकता है। जो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हुआ है उस नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलना होगा। और ये नाइट्रेट और ये जो नाइट्रेट है, यह नाइट्रेट पादपों में जंतुओं में पादपों में तथा पादपों से जंतुओं में स्थानांतरित होती रहती है। तो अब हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, जिसे नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है, या फिर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर आते हैं। उससे फिर क्या बनती है, अमोनिया बनती है। अमोनिया से क्या होता है,
फिर NO2 बनता है, नाइट्रिफिकेशन अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रेट बनता है। फिर जो हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं, उनका डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज के बाद फिर अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है, फिर ये नाइट्रिफिकेशन के द्वारा NO3 बनता है। NO3 फिर पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधों से क्या है, फिर जीव जंतु उनको खा लेते हैं, या फिर ये वापस सीधे सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन क्या जीवों के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर से वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो हमें पता है प्रकृति में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है, हमारे वायुमंडल, जिसमें 71% क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है। 71 नहीं, सॉरी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब विनाइट्रीकरण की बात करें तो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में प्रवेश करता है। नाइट्रोजन चक्र को कैसे दिखाते हैं हम देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में बहुत सारे चरण है। पहला चरण आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें जो हमारे नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया में बदला जाता है। पहले चक्र में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। किसका, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना। यह स्थिरीकरण कुछ जीवाणुओं नीलहरित शैवालों के द्वारा होता है, कुछ जीवाणुओं के द्वारा या फिर नीलहरित शैवालों के द्वारा होता है। जैसे जीवाणु कौन कौन से हैं हमारे, राइजोबियम, एजोस्पेरिलियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, कैलास्पिना, क्लोस्ट्रीबियम। तो ये बहुत सारे जीवाणु हैं जिनके द्वारा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वैसे हमारे नीलहरित शैवाल है जैसे एनाबिना, नोस्टॉक, आलुसिरा, कैलोस्ट्रिक्स और रिवुलेरिया। तो ये बहुत सारे हमारे नीलहरित शैवाल है जिनके द्वारा हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दूसरे चरण में हमारे नाइट्रिफिकेशन होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। तो हमने जो अमोनिया बनाई थी उन अमोनिया का NO3 में परिवर्तन किया जाता है। पहले NH4 का या अमोनिया का NO2 में परिवर्तन किया जाता है, और ये नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा, और NO2 से NO3 में परिवर्तन किया जाता है, ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो हमने 2 चरण पढ़ लिए। दूसरे चरण को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण को हम स्वांगीकरण या फिर एमल्सिएशन कहते हैं। इसमें जो हमने NO3 बनाई थी, NO3 से हमें अमोनिया या एमिनो अम्ल बनाना है, और एमिनो अम्ल से क्या करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है। पौधों में नाइट्रेट का प्रयोग करके एमिनो अम्ल बनाना और एमिनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करना, इस स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कैसे कहते हैं, पेड़ पौधों में नाइट्रेट का प्रयोग करके एमिनो अम्ल बनाना और एमिनो अम्लों की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। फिर आता है चौथा चरण। चौथा चरण हमारा अमोनीकरण। अमोनीकरण की बात करें तो प्रोटीन होता है, उसका डिकम्पोज होता है, उससे फिर अमोनिया बनती है। मृत कार्बनिक पदार्थों में स्थित प्रोटीन से अमोनिया का निर्माण करना अमोनीकरण कहलाता है। जैसे क्लोस्ट्रीडिया, एक्टिनोमाइसिटीज समूह के जीवाणु होते हैं, ये अमोनीकरण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा यकृत है ये अमोनीकरण की क्रिया करता है। क्यों, क्योंकि जो रक्त होता है, रक्त में जो प्रोटीन होती है, तो उस प्रोटीन का अपघटन करके अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल से अमोनिया, ये सब कौन करता है, हमारे शरीर में यकृत करने का कार्य करता है। पांचवें चरण में हमारा आता है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण मतलब NO3 का नाइट्रोजन गैस में बदलना। नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन गैस में बदलना या परिवर्तित होना विनाइट्रीकरण कहलाएगा। और यह प्रक्रिया स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, इन जीवाणुओं के द्वारा की जाती है। तो इस तरह हमने पूरा का पूरा नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखा। अब आता है हमारा फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र की बात करें तो फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, चट्टानें। क्या होती है, चट्टानें। चट्टानों से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। चट्टानों के अपक्षय से हमें फास्फेट मृदा, अपक्षय से फास्फेट का मृदा में मुक्त होता है, जिससे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ये हमारा फास्फोरस चक्र है। तो फास्फोरस हम देख सकते हैं। पादप क्या करते हैं, ये फास्फेट प्राणियों को ट्रांसफर कर देते हैं। पादप क्या करते हैं, ये फास्फेट प्राणियों को वापस ट्रांसफर कर देते हैं, और जीव की मृत्यु के पश्चात अपघटक वर्ग के सूक्ष्म जीवों के द्वारा पुनः वातावरण में उस फास्फोरस को मिला दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, जैसे वेदरिंग होती है रॉक की, जो चट्टानें होती है जो पिसती है, तो फास्फोरस है तो पानी के अंदर चला जाता है, भूमि के अंदर चल जाता है, भूमि में जाता है तो पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, फिर उनको जीव जंतु खा लेते हैं। जीव जंतु जब मरते हैं तो वापस मिट्टी मिल जाता है, डिकम्पोजर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह एक चक्र ये चलता है, दूसरा चक्र ऐसे चलता रहता है। तो हमारे फास्फोरस चक्र है। क्या है ये, फास्फोरस चक्र। तो इसके बाद हम देखें इसके फास्फोरस चक्र के बारे में और। तो फास्फोरस जीवों में जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, हड्डियों और दांतों, ये सब बनाने की काम आता है। क्या क्या, कोशिका झिल्ली,
हड्डियां, दांत, जीवद्र सब बनाने में काम आता है फास्फोरस। फास्फोरस, कैल्शियम आदि कुछ तत्व कभी कभी जल द्वारा समुद्र में पहुंच जाते हैं, वहां पर चट्टान में रूपांतरित हो जाते हैं। समुद्रों में पहुंच के क्या करते हैं, चट्टानों में रूपांतरित हो जाते हैं और लंबे समय तक चक्र से अलग हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चक्र कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, चट्टानी पृथ्वी की उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से टूट के खुल जाती है। पुनः इन चट्टानों से फास्फोरस अपर्दन के द्वारा जल में जो समुद्री पादप होते हैं, ये फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। उनसे मछलियां, फिर समुद्र पक्षी, ये सब इनके अंदर चला जाता है। समुद्री पक्षियों का अपशिष्ट क्या है, पदार्थ समुद्री किनारों पर चट्टानों पर उत्सर्जित होता है, जिससे फास्फोरस चक्र बनता रहता है। और यह भी क्या, मृदा में क्या फास्फोरस का स्रोत बन जाता है। पादप क्या है, मृदा में फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं पादप, फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट। अब जल चक्र की बात करें, जल चक्र तो आपको पता ही है, वैसे तो बताने वाली कोई बात नहीं होती जल चक्र के लिए। जल चक्र में क्या है, बेसिक सी बातें होती है कि जो हमारे समुद्र होते हैं, समुद्र से वाष्पीकरण होता है, ये वाष्पीकरण हो रहा है यहाँ पे। वाष्पीकरण होने के बाद क्या, संघनन होता है, बादल होते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश से वापस पानी आता है नदियों में, सागरों में, फिर वापस वहाँ से वाष्पीकरण होता है। तो इस तरह हमारे जल का एक चक्र बन जाता है। तो बारिश होना, वाष्पीकरण होना, फिर वर्षा होना, तो इस तरह क्या है, कुछ जगह ये बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, बर्फ का पानी फिर पिघलता है, फिर वाष्प बनती है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो इस तरह हमारा जल चक्र बनता है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने एक टॉपिक को और कवर किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हमारा ये जो वीडियोज़ है ये थोड़ा फास्ट मोड में है, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक जानकारियाँ ले सकें। धन्यवाद।